नमस्कार, रात के 8 बज गए हैं। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ आरिंद्र। आज की अगर बड़ी खबरों की बात की जाए तो उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में 40 साल के बाद वहां के रत्न भंडार को आज खोला गया है और 2018 से अपने आप में चाबी खो जाने के बाद से ये पूरा मामला राजनीतिक रूप से भी बहुत ज्यादा गर्मा गया था। उस लिहाज से भी देखा जाए तो ये एक बड़ा मसला था। इस विषय की हर खबर पर पड़ताल करेंगे, जानेंगे विशेषज्ञों से विषय पे क्या है वहां की इस वक्त की राय। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की आज एक बड़ी बैठक हुई है। राज्य की जो कार्यकारिणी परिषद है उसकी बैठक हुई। इसमें तमाम मसलों को लेकर विस्तार से मंथन किया गया। प्रदर्शन को और कैसे बेहतर किया जाए उस दिशा में आगे बढ़ने की बात भी की गई। इसके अलावा आपको बताएंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आत्मघाती जो हमला हुआ जो है, उनकी जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद से किस प्रकार की खबर है, रिएक्शन है, इस खबर को भी दिखाएंगे विस्तार से। साथ ही साथ दिखाएंगे आपको खेल के मैदान में आज किस तरीके से बड़े फाइनल्स का दिन है। इसके साथ ही होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की जांच तेज। सुरक्षा बलों के हाथों ढेर हमलावर की हुई पहचान। पेंसिल्वेनिया की जनसभा में हुई गोलीबारी में घायल ट्रंप को अस्पताल से छुट्टी। एक व्यक्ति की गई जान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व नेताओं ने की घटना की कड़े शब्दों में आलोचना। प्रधानमंत्री ने कहा, राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जानलेवा हमले के बावजूद प्रचार अभियान जारी रखेंगे ट्रंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तोड़ा एक और रिकॉर्ड। एक्स पर 10 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा किया पार। पिछले 3 साल में बढ़े करीब 3 करोड़ फॉलोअर्स। उत्तर प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव निशाने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए मिला जनता का समर्थन। तो यूपी सीएम योगी ने कहा, राज्य का बनाया माफिया मुफ्त। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बीच 40 साल बाद आज खुल गया जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। ओडिशा सरकार कराएगी मूल्यवान सामानों की सूची तैयार। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश सुरक्षा बलों ने की नाकाम। केरन सेक्टर में 3 आतंकियों को किया ढेर। बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का किया शुभारंभ। युवाओं के लिए आधुनिक शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा। इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान में भी हुए शामिल। कहा, इंदौर वासियों ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का किया काम। यूरो कप के खिताबी मुकाबले में आज देर रात स्पेन का सामना इंग्लैंड से। जीत के रथ पर सवार स्पेन की नजर चौथे यूरो खिताब पर। वहीं इंग्लैंड का इरादा पहली खिताबी जीत हासिल करने का। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। उत्तर प्रदेश में आज राज्य भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत राज्य के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस बैठक में मोदी सरकार के 10 वर्षों के माध्यम से देश और यूपी में हासिल की गई तरक्की का ब्यौरा पेश किया गया। तो राजनीतिक विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा गया। बीजेपी कैसे आने वाले वर्षों में अपने प्रदर्शन को लेकर और मजबूती से काम करे, इस बात पर भी आज मंथन हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भाजपा कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत केंद्रीय मंत्री, पार्टी सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। बैठक में जहां लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर मंथन किया गया, वहीं उपचुनाव की तैयारी और प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार किया गया।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए विपक्ष पर जमकर बरसे और कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने के लिए जोश भरा। ये 2024 का चुनाव इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि भारत की जनता ने 2024 में लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में अगर हमको समर्थन दिया है तो वह हमको एक विशेष कार्य के लिए दिया है कि विकसित भारत 2047 में बना करके हमने दिखाना है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी में जो परिणाम सामने आए हैं उसे लेकर कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई, तो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे विचार परिवार का ये जो लंबा संघर्ष था, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो, दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। वहीं उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें जनता के बीच जाकर विपक्ष के विभाजनकारी षड्यंत्रों को बेनकाब करना होगा। हमारे लिए अब बड़ी चुनौती है कि हम सभी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाकर युद्ध स्तर पर विपक्ष के विभाजनकारी षड्यंत्रों को बेनकाब करना है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में जन कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद किया गया। राजनीतिक प्रस्ताव में एक हाथ में संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदने का ऐलान किया गया। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले को पथ प्रदर्शक बनाकर पार्टी ने आगे बढ़ने की घोषणा की है। राजनीतिक प्रस्ताव में विपक्षी दलों के द्वारा संविधान को लेकर फैलाए गए भ्रम को जनता के बीच दूर करना है। प्रस्ताव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को निशाने पर लिया गया। प्रस्ताव में राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताया गया। साथ ही कहा गया कि अगर सत्ता में राहुल गांधी आते तो हिंदू बोलने पर भी प्रतिबंध लग जाता। वहीं समाजवादी पार्टी ने हमेशा आरक्षण और अंबेडकर का विरोध किया है। विकास सिंह और रामेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अगली खबर उड़ीसा से 46 साल के बाद आज पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोला गया, जिसके लिए हाई लेवल कमेटी और मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने तयशुदा एसओपी के तहत भंडार को खोलने की प्रक्रिया शुरू की। भंडार खोलने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जा रही है तो विशेषज्ञों की मौजूदगी भी लगातार बनी हुई है। 2018 में रत्न भंडार की चाबी गुम हो जाने के बाद से ये पूरा मामला राजनीतिक रूप से भी गरमाया हुआ है। पीएम मोदी ने भी बीते दिनों उड़ीसा के चुनाव में इस मुद्दे को जोर शोर से जनता के सामने रखा था। हमेशा से जिज्ञासा का विषय रहा पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार आखिरकार करीब 4.5 दशक के बाद आभूषणों और अन्य मूल्यवान सामानों की लिस्ट बनाने के लिए आज इसे खोल दिया गया। इससे पहले इस रत्न भंडार को आखिरी बार 1978 में खोला गया था। इस दौरान सरकार द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार पूरी प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। Everything is being carried on as per the standard operating procedure. I am not authorized to speak anything. The high level committee and its member will give you details once they come out. उड़ीसा सरकार भी इस पूरी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रख रही है तो मंदिर प्रशासन से लेकर रत्न भंडार को खुलवाने की लड़ाई लड़ने वाले भी इस दिन का इंतजार कर रहे थे। हम आज से ही वहीं पे रुकेंगे और नीलाद्रि विजय तक वहीं पे रहेंगे, देखेंगे कि नीति कांति आराम से हो। हमको विश्वास है कि प्रभु की कृपा है, सब कुछ आसान होगा। 2018 में ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज पास्ड ऑर्डर टू गवर्नमेंट। उस टाइम पे जो सरकार था, उस टाइम पे जो प्रशासन थे, वो एक नाटक रचे कि चाबी खो गया। अब हम लोग तो सब जानते हैं। ये सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। रत्न का आभूषण निकल रहा है अभी, इसी का भी त्रिस्तरीय सुविधा माने सुरक्षा व्यवस्था में हम
सब जो हमारा जो भाई लोग है इसी को भी नियोजित करने का जिम्मेदारी हमारी ऊपर है। 24 आवर कैमरा सर्विलांस कैमरा भी रहेगा और पुलिस का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट ये भी रहेगा। जो रत्न आभूषण बाहर निकल रहा है इसी को हम अंदर जाने तक सुरक्षा हमारे ऊपर है। दशकों बाद भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के खुलने से स्थानीय निवासियों से लेकर यहां आने वाले देश भर के श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आज रत्न भंडार गंती और मनती करने के लिए अंदर सब प्रतिनिधि दल घुसे हुए हैं। बहुत उत्सुकता ही है हम लोग का। रत्न भंडार तो हमारा उड़िया का अस्मिता है और जो खुलने से हमको पता चला कि जगन्नाथ का वहाँ पर कितना कुछ जो सामग्री है, जो अलंकार है, वो नाना आदि बहुत सारे दुर्लभ का जो मणि और रत्न का भंडार है वो जो पूर्व का जो सरकार थे वो तो नहीं खोले, हमको तो नहीं मालूम हुआ, इसलिए हम बहुत उत्साहित हैं। मैं तो बताना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुश महसूस हो रहा है यहाँ पे आके। और आप तो देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे कितने सारे भक्तजन यहाँ पे मौजूद हैं, आए हैं भगवान को दर्शन करने के लिए। 46 साल बाद रविवार को खुले रत्न भंडार का ये मामला राजनीतिक रूप से भी बड़ा मुद्दा रहा है। पूर्ववर्ती बीजू जनता दल की सरकार ने रत्न भंडार को दशकों तक नहीं खोला, इससे इसको लेकर एक रहस्य बनता चला गया। इसके बाद भाजपा ने बीते दिनों ओडिशा में हुए चुनाव के समय इसे बड़ा मुद्दा बनाया और पीएम मोदी ने सरकार बनने पर रत्न भंडार खोलने का जनता से वादा किया था। आज बीजेपी फिर से पूर्ववर्ती सरकार पर हमलावर है। राज्य के अंदर भाजपा सरकार बनने के बाद श्री रत्न भंडार की पारदर्शिता को, प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया जाएगा और ये मोदी की गारंटी है। सारा उड़ीसा वासियों को अपेक्षा थी, विश्व भर में जगन्नाथ प्रेमी की अपेक्षा थी कि रत्न भंडार को एक मिस्ट्री बना के अलग जो सरकार थे उन लोगों ने रखे थे। इस बार ये रत्न भंडार बार बार गिनती होना चाहिए, लेकिन ये 24 साल में गिनती नहीं हो रही थी। भले ही मामला राजनीतिक रूप से गर्माता रहा हो, लेकिन ये आस्था के साथ भी जुड़ा मामला है। इसलिए रत्न भंडार खोलने की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए मंदिर परिचालन कमेटी के सदस्यों के साथ रिजर्व बैंक और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मंदिर के पुरोहितों और गठित समिति के बीच चर्चा के बाद रविवार दोपहर 1:28 का समय तय किया गया था और सभी विधि विधान के अनुपालन के साथ साथ 3 अलग-अलग तरह की एसओपी भी बनाई गई थी। रविवार को तीनों एसओपी के अनुपालन के साथ ही धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का भी ध्यान रखा गया। रत्न भंडार में से निकलने वाले आभूषणों के लिए विशेष बक्से भी बनाए गए, जिन्हें मंदिर परिसर में पहुंचाया गया। रत्न भंडार को खोलने से लेकर इसके बाद की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जा रही है ताकि सभी प्रक्रियाओं की प्रामाणिकता बनी रहे। आभूषणों की गिनती के बाद एक डिजिटल सूची बनाई जाएगी, जिसमें आभूषणों की तस्वीर, उनका वजन और उनकी गुणवत्ता जैसी अन्य चीजें शामिल होंगी। पुरी से अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जगन्नाथ धाम में श्री मंदिर के रत्न भंडार खोले जाने की पूरी प्रक्रिया पर डीडी न्यूज के हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने बात की पुरी नरेश गजपति जी महाराज से, जिन्होंने मौजूदा सरकार द्वारा अपनाई गई पारदर्शी प्रक्रिया पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और इससे भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार में मौजूद कीमती आभूषणों और सभी वस्तुओं की डिजिटल सूची तैयार करने में मदद मिलेगी। समग्र भगवान जी का रत्न भंडार के जो भी कुछ गहनाएं हैं इत्यादि उसका इन्वेंट्री होगा। पिछला इन्वेंट्री 1978 में हुआ था, उसके साथ मेल होगा और इस दफ़ा सारे चीज़ों को अति डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन और डिजिटाइजेशन फोटोग्राफी प्रोसेस में रिकॉर्डिंग किया जाएगा। तो ये निर्णय हमारा श्री मंदिर का जो मैनेजिंग कमेटी है, प्रशासनिक समिति है, उन्होंने ले चुका है, सरकार को प्रस्ताव भेज दिए हैं और सरकार भी उस पर अपना निर्णय दे चुके हैं। तो अति सुंदर ये एक कार्यक्रम जो बहुत ज़रूरी था वो अभी हमारे राज्य सरकार के माध्यम से और हमारे मंदिर प्रशासन के माध्यम से होने वाला है। तो भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार क्या कुछ है, आपको सिलसिलेवार तरीके से कुछ तथ्यों को हम समझाने की कोशिश करते हैं वीडियो वॉल के माध्यम से। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार, आखिर क्यों इसको लेके लगातार राजनीतिक बहस भी होती रही, लेकिन आस्था का ये एक विषय है। क्या है पूरी बात? 4 धामों में शामिल जगन्नाथ मंदिर उनमें से एक है। 4 धाम में से इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। ये एक तरीके से इसका इतिहास है।
इसी तरीके से अगर बात की जाए तो रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा के गहने रखे हुए हैं, यानी कि ये माना जाता है कि उनके साज श्रृंगार के लिए जो तमाम गहने हैं वो इस भंडार में रखे गए हैं। अगले तथ्य को बताएं तो आपको कह सकते हैं कि रत्न भंडार दो भागों में बटा, एक भीतरी भंडार और एक दूसरा बाहरी भंडार। इन दो भंडार ग्रहों को उसमें एक तरीके से भौगोलिक तौर पर वहां पर उनकी मौजूदगी है। किस तरीके से, जल्दी से हम तथ्यों को देखते हैं। बाहरी भंडार में अक्सर पहनाए जाने वाले जेवरात रखे जाते हैं, जबकि भीतरी भंडार की अगर बात की जाए तो उपयोग में नहीं लाए जाने वाले जेवरात इस वक्त भीतरी भंडार में रखे जाते हैं और इसी को लेकर विवाद की स्थिति भी बनी हुई है। आंतरिक कक्ष में 50 किलो 600 ग्राम सोना है तो 134 किलो 50 ग्राम चांदी वहां रखी हुई है। यह पिछली सूची जो बनाई गई थी उस समय के तथ्यों के आधार पर है। बाहरी कक्ष में 95 किलो 320 ग्राम सोना, 19 किलो 480 ग्राम चांदी है। ये अभी तक के जो मंदिर ट्रस्ट के रिकॉर्ड है उसके माध्यम से ये जानकारी पब्लिक डोमेन में है। रत्न भंडार 1905, 1926 और 1978 में खोला गया था और उसकी भी उस वक्त लिस्ट बनाई गई थी, जो जो आभूषण वहां पे रत्न मिले थे। मान्यता है कि सांपों का एक समूह आंतरिक भंडार की सुरक्षा करता है। ये मान्यता लगातार चली आ रही है, हालांकि आज ऐसी कोई जानकारी फिलहाल अभी तक बाहर नहीं आई है। तो ये अपने आप में जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की बात की जाए, लेकिन क्या है रत्न भंडार को लेकर पूरा विवाद, ये अपने आप में समझना बड़ा जरूरी है। मंदिर में चलाए जाने वाले आभूषण सदियों से रखे जाते हैं रत्न भंडार में। ये अपने आप में परंपरागत 12वीं सदी से एक व्यवस्था चली आ रही है और अभी भी ये कायम है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो भंडार मंदिर में मौजूद है। इसके दो कक्ष हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी और आंतरिक में आंतरिक कक्ष को लेकर विवाद की स्थिति है। बाहरी कक्ष को वार्षिक रथ यात्रा के दौरान नियमित रूप से खोला जाता है और यहां पर रखे हुए जो साजो श्रृंगार का सामान है वो भगवान को एक तरीके से पहनाया भी जाता है। लेकिन जो आंतरिक कक्ष है, विवाद की वजह है पिछले कई दशकों से आंतरिक कक्ष को ना खोला जाना। यह अपने आप में विवाद के एक तरीके से विषय बन गया है। 2018 से यह मामला ज्यादा गर्माया। अगले तथ्य पे आते हैं और आपको बताया 1978 में रत्न भंडार को आखिरी बार खोला गया था। उसके बाद से इसको खोला नहीं गया और 1978 में ही इसकी सूची भी बनाई गई थी। 1985 में हालांकि ये खोला गया, लेकिन इसका कारण पब्लिक डोमेन में नहीं बताया गया, सार्वजनिक नहीं किया गया। और चैम्बर्स में क्या था, उस चैम्बर में अंदर बाहर चैम्बर्स में क्या था, इसकी जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की गई। तो 1985 में इस चैम्बर को खोला जाना, उस भंडार को खोला जाना, उसकी कोई पब्लिक डोमेन में जानकारी नहीं है। 2018 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसके कहने पर उड़ीसा की हाईकोर्ट ने उड़ीसा की राज्य सरकार को यह कक्ष खोलने के निर्देश दिए थे। ये 2018 की बात है। उसके बाद क्या होता है, 2018 में ही अंदरूनी चैम्बर की चाबियां नहीं मिलने से उस वक्त ये चैम्बर नहीं खुल पाया था, यानी कि चाबी गुम हो गई थी। ये बात सामने आई थी जब 2018 में ASI के माध्यम से उड़ीसा हाईकोर्ट ने इस बात को कहा था। अंदरूनी चैम्बर की चाबियां पुरी कलेक्टर के पास रहती हैं। ये व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही है। जो पुरी का जिलाधिकारी कलेक्टर होगा उसके पास में वो चाबी रखी जाती है सुरक्षित तौर पे। तत्कालीन उस वक्त के जो कलेक्टर थे अरविंद अग्रवाल, उन्होंने चाबियों की जानकारी होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि साहब मुझे नहीं मालूम कि चाबियां कहां हैं, जबकि व्यवस्था यही थी कि कलेक्टर के पास चाबियां होती हैं। 2018 में इस मामले में जब आया सामने तो उसके बाद बवाल मचा। उस वक्त मुख्यमंत्री राज्य के नवीन पटनायक BJD के जो मुखिया थे, उन्होंने जांच के आदेश दिए कि साहब किस तरीके से, क्योंकि बहुत ज्यादा बवाल मचा तो उन्होंने इंटरवीन किया एक तरीके से। जांच कमेटी ने लगभग 2 सप्ताह में एक डुप्लीकेट चाबी का एक लिफाफे के अंदर पाए जाने की बात सामने कही कि हाँ साहब हमको डुप्लीकेट चाबी मिली है, ओरिजिनल के बारे में हमें जानकारी नहीं है। इसी तरीके से जांच कमेटी की रिपोर्ट भी कहा जाता है लगभग 325 पन्ने की थी। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया था इसकी बात भी कभी सार्वजनिक नहीं की गई और मामला एक तरीके से उसके बाद से रहस्य बन गया कि आखिर वो ओरिजिनल चाबी कहां गई, उस रिपोर्ट में क्या लिखा गया, वो सार्वजनिक नहीं किया गया। और उड़ीसा चुनाव में बीजेपी ने रत्न भंडार चाबी के रहस्य को, अभी जब हुआ था लोकसभा चुनाव के साथ उड़ीसा के विधानसभा चुनाव भी हुए, तो बीजेपी ने इसको एक मुद्दा बनाया कि साहब 2018 से चाबी कहां गायब है, कम से कम राज्य को यह पता होना चाहिए। तो ये अपने आप में विवाद के एक विषय था और उस विवाद के विषय के बाद में आज का एक ऐतिहासिक दिन 46 साल के बाद आया है जब ये खोला गया है। इस विषय पे हम समझेंगे कुछ मेहमानों से, खास तौर से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार MDH के साथ अब जुड़ते जाओ। नई टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद।
मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे जगन्नाथ मंदिर के भंडार का, रत्न भंडार को आज 40 साल बाद खोला गया। इस पर हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है हमारा विशेष 40 साल बाद खुला रत्न भंडार। अपने आप में 4.5 दशक बाद ये मौका आया। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार पुरी से आशुतोष मिश्रा जी जुड़े हुए। इसके अलावा हमारे सहयोगी संवाददाता अजय मिश्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी आपका स्वागत है और अजय आपका भी। अजय रुख पहले आपका ही करते क्योंकि आज पहला दिन था, दोपहर 1:28 का वक्त तय था। उसके बाद में भंडार खुला है और जब आज ये प्रक्रिया हुई है उसके बाद क्या कुछ जानकारी अभी दी गई है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट थोड़ा आप बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, धन्यवाद आर्येंद्र। इस वक्त मैं हूँ पुरी के साक्षी गोपाल मंदिर में और आज का बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, इसलिए क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा था, उड़ीसा के लिए कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ सब कुछ हैं और जान बसती है भगवान जगन्नाथ में सभी की। और बहुत सारे लोग जब प्रश्न उठाने लगे कि आखिर वो रत्न भंडार की चाबी कहाँ गई, क्या उसमें से कुछ गहने बाहर निकाले गए, इस तरह के जब सवाल उठने लगे तब सभी लोगों की जो आस्था है वो आहत होने लगी और उन्होंने सरकार से मांग की कि इसे खोला जाना चाहिए और पारदर्शी तरीके से बताया जाना चाहिए कि खजाने में है क्या क्या और उसका उपयोग किस तरह से होता है। तो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और उसके बाद सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और विश्वनाथ रथ जी, जो कि खुद एक संयोग आप देखिए कि 20 साल तक लगातार बिना किसी शुल्क के वकालत करने वाले, पैरवी करने वाले जगन्नाथ जी की तरफ से एक भी रुपया नहीं लेते थे और लगातार हर केस लड़ते थे, हर केस जीतते थे। उन्हीं को न्यायमूर्ति का पद मिला और रिटायर होने के बाद आज फिर से वो उनके रत्न भंडार का जो दरवाजा है उसको खोलने की अध्यक्षता उन्हीं की देखरेख में दी गई है। ये एक अद्भुत संयोग है कि आज भी 14 जुलाई का ही दिन है और 1978 में भी 14 जुलाई का ही दिन था। बहुत सारे संयोग है जो लगातार बन रहे हैं। जो आज के कानून मंत्री हैं, इनके पिता उस वक्त कानून मंत्री थे जब 1978 में इसे खोला गया था। कहते हैं कि पुरी या जगन्नाथ में जो कुछ भी होता है भगवान जगन्नाथ की मर्जी से होता है। तो अभी रथ यात्रा का अंतिम दिन आप समझिए, कल वो वापस आएंगे अपनी मासी के घर से और उन्होंने कहा कि तब तक आप जो रत्न भंडार है उसको आप सारी मान्यताओं का पालन करते हुए, सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए जाइए, खोलिए और उसके बाद उसको व्यवस्थित करिए। मुझे लगता है कि ये भगवान की ही कृपा है और उन्हीं के क्या कहें, उनकी की प्रेरणा से ये सब कुछ हो रहा है। और सभी लोग ये उम्मीद जता रहे हैं कि जो असेसमेंट किया जाएगा, जो वैल्यूअर्स
वापस आएंगे, अगली कड़ी उसकी है। अभी 2 चरण केवल पूरा हुआ है। पहला खोलना ताला और उसके बाद उसको सेफ कस्टडी में रखना, 24 घंटे अब निगरानी रखी जाएगी। और अब जो दूसरी 2 प्रक्रिया और बची हैं उसका वैल्यूएशन करना, उसको डिजिटाइज करना और वापस रत्न भंडार में मरम्मत के बाद वापस पहुंचाना। तो ये 2 प्रक्रियाएं थोड़ी लंबी हैं, लेकिन आज तो ऐतिहासिक दिन है। मुझे लगता है कि उड़ीसा वासी काफी खुश हैं कि कम से कम मोदी की गारंटी जो लोकसभा चुनाव में मिली थी उसको सरकार बनते ही पूरी की गई। अजय, आप रहिए हमारे साथ में। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। आशुतोष जी, उड़ीसा के लिए या भगवान जगन्नाथ के प्रति आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए आज कितना बड़ा ऐतिहासिक दिन है? 46 साल के बाद ये मौका आया है। नहीं, ये वाकई ऐतिहासिक दिन है, बहुत बड़ा दिन है उड़ीसा के निवासियों के लिए। सिर्फ उड़ीसा के निवासियों के लिए नहीं, जिन हिंदुओं के लिए और ऐसे हर व्यक्ति के लिए, हिंदू कहना भी गलत होगा, मैं कहूंगा ऐसे हर व्यक्ति के लिए जिनको जगन्नाथ जी में विश्वास है। वो जगत के नाथ हैं, सबके नाथ हैं। वो किसी विशेष धर्म से उनको जोड़ने की कोशिश मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं चाहूंगा उनको जोड़ा जाए। वो जगत के नाथ हैं, सबके नाथ हैं। तो जिन किसी को उनमें विश्वास है, जिन किसी को उनके प्रति श्रद्धा है, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि ये 1978 के बाद ये खुला और इस इतने विवादों के बाद, पहले तो ये आश्चर्य की बात है कि इतने विवाद हुए क्यों अपने आप में। इतने विवाद ये विवाद होना नहीं चाहिए था। अगर ये आज खुल सका, इस तरीके से खुल सका, तो ये आज के पहले वो 2018 में जब लोग गए थे तब भी शायद खुल सकता था। मेरी समझ में ये नहीं आता कि उस समय की सरकार ने मतलब प्रतिबद्धता की कमी थी या किस चीज की कमी थी, वरना अगर वो चाहते किसी तरह से खोल देते। चलिए उस समय मान लिया कि नहीं, चाबी नहीं मिली, डुप्लीकेट चाबी की बात की गई, चलिए डुप्लीकेट चाबी भी मान लीजिए कि नहीं मिली। तो जैसे इस सरकार ने निर्णय लिया, यहाँ जो एसओपी था, ये जो जस्टिस विश्वनाथ रथ जो है, जो कि जिनकी देखरेख में ये हो रहा है, जैसे इन लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं साहब, अगर चाबी नहीं मिलेगी हम ताला तोड़ देंगे, जो कि किया गया। इनर चैम्बर जो है, अंदर का जो चैम्बर है, जिसमें कि माना जाता है जो फेबल स्टोरेज चैम्बर जो है, जहाँ की बड़े बड़े रत्न हैं, बहुमूल्य रत्न हैं, बाहर के चैम्बर में जो है उसके विषय में तो लोग कुछ जानते हैं, लेकिन अंदर का चैम्बर जो है वो वाकई रहस्यमय है, रहस्य में घिरा हुआ है। तो उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने ये निर्णय लिया और ताला तोड़ा गया और लोग अंदर गए। हाँ, अब अंदर से बाहर के चैम्बर के आभूषण जो है निकाल दिए गए हैं, अंदर के चैम्बर के आभूषण जो है बाद में निकलेंगे, उसके बाद उनकी इन्वेंट्री बनेगी। वो इन्वेंट्री जो है उसमें समय लगेगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि ऐसा किया गया, दृढ़ता के साथ एक निर्णय लिया गया और उस निर्णय का पालन किया गया। एक विल पावर कहीं ना कहीं सरकार की दिखाई पड़ती कि साहब हमने कहा और हम करने के लिए तैयार खड़े नजर आते हैं। जी बिल्कुल। अजय हमारे सहयोगी भी बने हुए। अजय, क्योंकि आप लगातार इस पूरे घटनाक्रम को कवर कर रहे हैं और आपके रिपोर्ट्स के माध्यम से हमने देखा कि बड़े बड़े श्रद्धालुओं से आपने बहुत बड़ी संख्या में लोगों से बात की। क्या मन में भाव है लोगों के, आम श्रद्धालुओं के? और दूसरा, इस प्रकार के रत्न भंडार को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं भी हैं, रहस्य का शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। संक्षेप में कैसे रखेंगे इस बात को? कि मुझे लगता है कि भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार को लेकर के जो सभी के मन में आशंकाएं थी, आज उस पर विराम लग चुका है। सभी लोग ये जान गए हैं कि जिस तरह से साक्षी गोपाल हर किसी की साक्षी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, अब सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ इस प्रक्रिया को करने जा रही है। और वो भी न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ, जो कि जिनका जीवन ही शायद भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित है, और ऐसा कहा जा सकता है कि उनको एक माध्यम बनाया गया। एक और थोड़ा सा संयोग आपको बताएं, आर्येंद्र की जो अरविंद पाठी जो इस वक्त अभी 2-3 दिन पहले ही जो श्री जगन्नाथ की समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो उस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष थे। तो ये सारे संयोग मिलकर के बता रहे हैं कि सब भगवान जगन्नाथ की मर्जी से हो रहा है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जो रहस्यों की बात है, जब आप पब्लिक डोमेन में होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो भी मेरे पास है या फिर आर्येंद्र आपके पास है, वो सब कुछ हम मानते हैं कि परब्रह्म का है, हम सिर्फ उसके मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, वे सब कुछ तो उन्हीं का है। जिस तरह से हमारे गेस्ट भी बता रहे थे कि भगवान जगन्नाथ तो संपूर्ण ब्रह्मांड के जगन्नाथ है, तो हम उनके एक छोटे से मंदिर के खजाने की बात हम क्या कर सकते हैं, या उनका खजाना हम देखने की क्षमता रख भी क्या सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे मूल्यवान माणिक्य हों जिन्हें आज के जमालोजिस्ट पहचान भी ना पाए और इंटरनेशनल मार्केट में शायद उसकी कोई वैल्यू भी ना लगा पाए, क्योंकि इतना साल पुराना शायद उसका कोई साइंस हो या नहीं, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं। लेकिन
जब सब कुछ भगवान जगन्नाथ का है और संपूर्ण विश्व जब उनका है और हम केवल प्रबंधन का कार्य करते हैं, तो यही बात मंदिर प्रशासन पे भी लागू होती है। और अगर वो बिल्कुल स्पष्ट पारदर्शी तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइज करते हैं तो भविष्य के लिए किसी भी तरह की सवाल नहीं छोड़ता है। और यही जो जनमानस में आस्था और विश्वास को बढ़ाता है, जो सनातन धर्म की धुरी है। और यही बहुत जरूरी था लोगों में विश्वास बनाए रखना। और जिस गारंटी की बात प्रधानमंत्री ने कही थी उसको कुछ ही महीनों के भीतर सरकार बनने के बाद को पारदर्शिता के और इसमें थोड़ा सा बिल्कुल आस्था को पारदर्शिता की कसौटी के साथ में सामने रखना। अजय, आप ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं आशुतोष जी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमने देखा उड़ीसा में लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव भी हुआ और उसके बाद में एक सरकार परिवर्तन का एक हमने दौर देखा। उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था श्री रत्न भंडार की पवित्रता को बनाए रखना, उसका उन्होंने वादा किया था। आपको लगता है कि क्या ये गैर जरूरी चीज थी जिसको पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा टाला जा सकता था? इस प्रकार का बेवजह का विवाद 2018 में खास तौर से इतने समय तक इसको इस प्रकार का एक रहस्य बनने के मौका दिया गया। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसा मैंने इसके पहले भी कहा कि अगर आज की सरकार ये काम कर सकी और इतने कम समय में कर सकी तो इसके पहले की सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? अगर वो सरकार चाहती तो वो भी इसी किस्म का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाती। वो ये निर्णय ले लेती कि चलिए साहब, अगर चाबी नहीं मिल रही है तो हम ताला तोड़ देंगे, नया ताला लगेगा, नई चाबियां बनेंगी। ये निर्णय तो सरकार थी, सरकार को सत्ता उनके हाथ में थी, वो निर्णय ले सकते थे। मुझको लगता है, मैं जानता नहीं वास्तव में इसका क्या कारण था, मुझको लगता है कहीं ना कहीं चूंकि भगवान जगन्नाथ जो है, ये मैंने जैसा कहा, ये तो चलिए करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र है, लेकिन जहां तक उड़ीसा का सवाल है, उड़ीसा के निवासियों का सवाल है, उनकी श्रद्धा के वो प्राण बिंदु, मतलब उनके स्पिरिचुअल सेंटर, रिलीजियस, ये उनके प्राण बिंदु है। और आज के दिन में मैं कहता हूं धर्म को आप राजनीति से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। हमने देखा है, बहुत जगहों पे देखा है कि धर्म जो राजनीति से, तो गांधी जी कहा करते कि धर्म राजनीति से बहुत जुड़ा हुआ है, और वो वाकई सच कहते थे। धर्म राजनीति से बहुत ही नजदीक से जुड़ा हुआ है, बहुत ही जुड़ी हुई चीज है। मुझको लगता है कि पिछली सरकार को कहीं ना कहीं उनके मन में शायद ये आशंका पैदा हुई कि साहब अगर चाबी नहीं मिली और हम तुरंत इस किस्म का निर्णय ले लेंगे तो हो सकता है कि हमारा ये कदम जो है बुमरैंग कर जाए, हमको राजनीतिक रूप से कहीं कोई इसकी वजह से कोई हानि हो जाए, हमारी कोई नुकसान हो जाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ऐसी आशंका पैदा हो गई थी, या जो लोग उनके सलाहकार थे, उस समय के मुख्यमंत्री के सलाहकार या प्रशासनिक अफसर रहे हों या जो भी रहे हों, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आशंका पैदा हो गई थी। इस वजह से उन्होंने ये निर्णय नहीं ले। बिल्कुल एक अनिर्णय की स्थिति रही और अब एक निर्णय लिया गया, तो एक आस्था के साथ में पारदर्शी व्यवस्था को जोड़कर एक विश्वास बहाली का माहौल भी बनता दिखाई पड़ा। और निश्चित रूप से हम सबको इंतजार है जो तमाम रहस्यों की बातें होती हैं उस पिटारे से क्या कुछ निकल के आता है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत शुक्रिया आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके माध्यम से आने वाले दिनों में भी हम इस खबर का विस्तार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नई ऊंचाई हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हो गए हैं। पीएम मोदी एक्स पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता हैं। इस उपलब्धि के साथ सभी वैश्विक नेताओं से लोकप्रियता के लिहाज से पीएम मोदी काफ़ी आगे आ चुके हैं। बीते 3 सालों में नरेंद्र मोदी के एक्स अकाउंट पर 30 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स बढ़े हैं। लोकप्रियता के मामले में पीएम का प्रभाव न केवल एक्स बल्कि अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ है। पीएम मोदी के एक्स पर फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन पहुंच गई। इस बात का हम जिक्र लगातार आपके साथ कर रहे थे और निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण है। और 100 मिलियन के पार प्रधानमंत्री के फॉलोअर्स की संख्या पहुंच गई। पीएम मोदी ने दुनिया के तमाम वैश्विक नेताओं को इस लिहाज से बहुत पीछे छोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स होने पर खुशी जताई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि एक्स पर 100 मिलियन इस जीवंत माध्यम पर आकर बहुत खुश हूं और चर्चा, बहस, अंतर्दृष्टि, लोगों के आशीर्वाद, रचनात्मक आलोचना और बहुत कुछ का आनंद लेता हूं। भविष्य में भी इसी तरह के सक्रिय संवाद की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से कहा जाए एक्स पर अपनी बात को सामने रखा कि वो लगातार इस पर सक्रिय बने रहेंगे। और खबर अमेरिका से। पेंसिल्वेनिया की जनसभा में हुई गोलीबारी में घायल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। FBI ने इसे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की कोशिश करार दिया है और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर जानलेवा हमले की जांच तेज कर दी है। सुरक्षा बलों के हाथों ढेर हमलावर की पहचान हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व के नेताओं ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर उस वक्त जानलेवा हमला हुआ जब वो पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। फायरिंग की आवाज से सनसनी मच गई। गोली लगने से ट्रंप घायल हो गए और उनके कान से खून निकलता देखा गया। इसके तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां से निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जबकि हमलावर के गोली चलाते ही काउंटर स्नाइपर टीम एक्टिव हो गई और उसे मौके पर ही मार गिराया। प्राथमिक उपचार के बाद ट्रंप को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद ट्रंप का निजी जेट न्यू जर्सी के नेवार्क लिबर्टी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। जानलेवा हमले का सामना करने के बावजूद ट्रंप ने चुनाव प्रचार अभियान जारी रखने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद भी दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस घटना की निंदा करते हुए एक्स पर लिखा, अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हमें इसकी निंदा करने के लिए एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होना चाहिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक गोलीबारी की घटना के मद्देनजर बाइडेन ने ट्रंप से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बहुत चिंतित हूं। इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना करता हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार, घायलों और अमेरिका की जनता के साथ हैं। उधर अमेरिका की शीर्ष जांच एजेंसी FBI इस मामले की जांच कर रही है। FBI के बयान में कहा गया है कि ट्रंप पर गोली चलाने वाले शख्स की पहचान 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के रूप में हुई है, जो पेंसिल्वेनिया के बेथल पार्क का रहने वाला था। शीर्ष जांच एजेंसी ने कहा है कि विस्तृत जांच अभी जारी है। FBI ने इस संबंध में लोगों से जानकारी देने की अपील की है।
जांच एजेंसी ने कहा है कि लोगों के पास अगर कोई फोटो या ऑनलाइन वीडियो है तो वो साझा कर सकते हैं। हालांकि हमले का क्या मकसद था ये अभी तक साफ नहीं है। अमेरिकी इतिहास को खंगालें तो ये पहली बार नहीं है जब किसी राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति पर हमला किया गया हो। अमेरिका में ऐसे नेताओं की लंबी सूची है जिन पर गोली चलाई गई। 1865 में अब्राहम लिंकन, 1881 में जेम्स गारफील्ड, 1901 में विलियम मैककिनले और 1963 में जॉन एफ कैनेडी भी ऐसे ही हमले का शिकार हुए थे जिसमें उन्हें जान गंवानी पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और इजरायली सेना ने हमास के खान यूनिस ब्रिगेड के कमांडर राफा सलामेह को मार गिराया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बताया है कि सलामेह 7 अक्टूबर के नरसंहार के पीछे के मास्टरमाइंड्स में से एक था और उसने खान यूनिस ब्रिगेड में सुरंगों के विकास की योजनाओं की कमान संभाली थी। इसके अतिरिक्त उसने 2014 में ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज के दौरान हमास के लिए युद्ध समर्थन अभियानों और रक्षात्मक योजनाओं में भाग लिया। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रविवार को बड़ी सौगात मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के लिए PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। मुख्य कार्यक्रम इंदौर में अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में हुआ, जिसे PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया गया है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को बेहतर मंच प्रदान करना है और PM मोदी ने वर्ष 2020 में आगामी 25 साल की ज़रूरत को पूरा करने के मद्देनज़र नई शिक्षा नीति बनाई है, जो भारत के विद्यार्थियों को विश्व भर के विद्यार्थियों के साथ स्पर्धा के योग्य बनाती है। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के अंदर पड़ी हुई सभी शक्तियों को बाहर निकालना, उसको एक प्लेटफॉर्म देना और उसको विकसित होने का मौका देना। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस विद्यार्थियों को बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, कला, भारतीय ज्ञान, ढेर सारे विषयों में अपनी रुचि के अनुसार काम करने का काम करेंगे। 2047 में भारत को महान बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो आपके लिए है। आप वो दिन देखोगे कि पूरी दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर भारत महान होगा और इसकी नींव डालने का काम हमारी नई शिक्षा नीति करेगी। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज बनाए गए हैं, वो करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर के रेवती रेंज में पौधारोपण किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर के रेवती रेंज में रविवार को 11 लाख पौधे लगाने का अभियान चला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान अब आंदोलन बन गया है। अब देश का हर एक शख्स अपनी मां के नाम पेड़ लगाकर धरती मां को नमन करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में स्वच्छता, सुशासन, सहयोग और सहभागिता के लिए प्रसिद्ध इंदौर आज से एक पेड़ मां के नाम अभियान के लिए भी जाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इंदौर वासियों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की 130 करोड़ जनता का जो आह्वान किया कि इस वर्षा ऋतु में एक पेड़ मां के नाम ये अभियान को चलाया। जब मोदी जी ने अभियान का सूत्रपात किया तब किसी को मालूम नहीं था कि अभियान एक नारा न रहकर आंदोलन बढ़ जाएगा। आज पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी मां के नाम पर एक वृक्ष लगाकर अपनी मां को और धरती माता को दोनों को एक प्रकार से प्रणाम करने का काम करता है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल, बेमिसाल, MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। और ब्रेक के बाद अब बात है चंद्रयान की। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को आज एक महाशक्ति के रूप में देखा जाता है। पिछले बीते कुछ साल में भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में दर्ज की गई उपलब्धियों का खासा योगदान रहा है। ऐसी एक उपलब्धि का साक्षी बना बीते साल आज का ही दिन। आज के ही दिन यानी 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के साथ ही भारत की अंतरिक्ष यात्रा के स्वर्णिम अध्याय को जोड़ने का काम किया था। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। इन्हीं में से एक ऐतिहासिक उपलब्धि है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया मिशन चंद्रयान 3। इसकी सफलता ने दुनिया के सभी देशों को चौंका दिया। पिछले साल 14 जुलाई को भारत ने अपने नाम ये ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करा के इतिहास रच डाला। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक मिशन लॉन्च किया था। ऐतिहासिक क्षण तब सामने आया जब 1 महीने की लंबी यात्रा के बाद अंतरिक्ष यान ने 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। मिशन के लिए 23 अगस्त 2023 का दिन बेहद निर्णायक रहा, जब विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा। इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों में अपना स्थान दर्ज कराने में सफल रहा। ये पहला मौका था जब किसी देश का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना अंतरिक्ष मिशन सफल रहा। चंद्रयान 3 एक 3 घटक मिशन है, जिसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर मॉड्यूल शामिल थे। लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को चंद्र कक्षा के 100 किलोमीटर तक ले गया। प्रोपल्शन मॉड्यूल में चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और पोलरीमेट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए शेप, स्पेक्ट्रो, पोलरीमेट्री
ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ पेलोड शामिल था। रोवर मॉड्यूल प्रज्ञान चंद्रमा की सतह और उप सतह का अध्ययन करने के लिए उपकरणों का एक समूह लेकर गया, जिसमें लैंडिंग स्थल के आसपास के क्षेत्र में मौलिक संरचना की जांच करने के लिए APXS, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और LIBS, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी शामिल थे। इसरो के विक्रम लैंडर ने जिस स्थान को छुआ था उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा आधिकारिक तौर पर शिव शक्ति नाम दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त 2023 को घोषणा की कि लैंडिंग साइट को शिव शक्ति कहा जाएगा। वहीं चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न हर साल मनाने के लिए प्रधानमंत्री ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी मनाने की घोषणा की। चंद्रयान 3 के जरिए भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी धाक जमाकर दुनिया के शक्तिशाली देशों को हैरत में डालकर इतिहास के पन्नों में इस उपलब्धि को स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिया है। और इसी के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग क्षमता प्रदर्शित करने वाले रूस, अमेरिका और चीन के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रसार भारती और IIT दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित DD रोबोकॉन रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। क्या रहा DD रोबोकॉन में खास, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रसार भारती और IIT दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित DD रोबोकॉन 2024 रविवार को संपन्न हो गया। इस 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता में देश भर के युवाओं ने अपनी बेहतरीन प्रतिभा का प्रदर्शन किया। देश के अलग अलग हिस्सों की टीमों ने DD रोबोकॉन 2024 के दौरान अपनी रचनात्मक क्षमता से सबको हैरान कर दिया। बेहद कड़े मुकाबले में अहमदाबाद की निर्मा यूनिवर्सिटी टीम पुणे की CCOI यूनिवर्सिटी टीम को हराकर खिताब जीतने में सफल रही। इस कामयाबी का उत्साह और खुशी की चमक पूरी टीम के चेहरे पर अलग ही नजर आई। एक्साइटमेंट तो है ही, क्योंकि पिछली बार हम जब आए थे तो हमारा हैट्रिक चांस मिस हो गया था, तो इस बार खुशी हुई हमको कि फिर हम 11 टाइम चैंपियन बने। जो भी क्रैश प्राइस मिलेगा उससे जो भी कंपोनेंट्स हम ये साल यूज़ नहीं कर पाए वो यूज़ करेंगे, जो अफोर्ड नहीं कर पाए वो लगाएंगे, एंड वी विल अपग्रेड द वॉट्स एंड वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। भारत के सार्वजनिक लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती ने इस आयोजन को शानदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कार्यक्रम की लगातार लाइव कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए प्रसार भारती की टीम ने व्यापक प्रबंध किए और 50 घंटे से अधिक निर्बाध प्रसारण चला। DD न्यूज के अपर महानिदेशक पंकज पांडे ने सफल आयोजन पर खुशी जताई और इसे गौरवान्वित करने वाला अवसर बताया। वहीं प्रसार भारती के DDG ग्लोबल आउटरीच प्रकाश वीर ने इसे रोमांचक अनुभव बताया। IIT दिल्ली ने भी इस शानदार कार्यक्रम के सफल आयोजन पर प्रसन्नता जाहिर की। I'll congratulate all the teams, those who have participated in this, not just the winners, because all 46 teams who has made to this event, they all being considered as a winner for me. So I'll congratulate everyone who participated in this. इस सफलता के बाद अहमदाबाद की निर्मा यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए न केवल तैयार है बल्कि उत्साह और उल्लास से भी भरी हुई है। DD रोबोकॉन 2024 के उनके अनुभव वैश्विक स्तर पर देश का नाम रोशन करने में बहुत काम आएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ दीपिका, DD न्यूज दिल्ली। तो इस खबर के साथ न्यूज़ नाइट के आज के अंक में से इतना है, लेकिन छोड़ जाते हैं आपको कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर त्रिपुरा में मनाई जाने वाली खर्ची पूजा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि खर्ची पूजा के अवसर पर सभी को, विशेषकर त्रिपुरा के लोगों को शुभकामनाएं। चतुर्दश देवता का दिव्य आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा खर्ची पूजा समारोह में शामिल हुए। खर्ची पूजा त्रिपुरा के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। इस त्योहार में त्रिपुरी समुदाय के राजवंशीय देवता सहित 14 देवताओं की पूजा की जाती है।
केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कारगिल में एक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है। कार्यक्रम के दौरान रिजिजू ने सिडको लद्दाख के महाप्रबंधक सफदर अली को NMDFC के तहत 10 करोड़ रुपए का स्वीकृति पत्र सौंपा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। उन्होंने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को लोकसभा में पार्टी का डिप्टी लीडर नियुक्त किए जाने की सूचना दी। इसके अलावा सांसद के सुरेश को पार्टी का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष के कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। इसका आरोप ABVP ने NSUI पर लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनके कार्यालय में रखे सामान को तोड़ दिया। संगठन ने विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष पद से NSUI के अभिधैया को हटाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर IAS अफसरों के तबादले कर दिए हैं। योगी सरकार ने सूबे में प्रशासनिक व्यवस्थाओं में फेरबदल करते हुए 11 IAS अफसरों के तबादले किए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या समेत 5 जिलों के DM भी बदल दिए हैं। किसानों को पिस्तौल दिखाने और धमकाने के मामले में ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर की मां को पुणे पुलिस कमिश्नर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उनको 10 दिन के अंदर मामले पर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर उनकी गन का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में मेघालय सरकार द्वारा अनानास महोत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में किसानों और उद्यमियों ने अनानास की विभिन्न किस्मों के साथ साथ हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन भी किया। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रैबर, निर्माण का रियल हीरो।